जय हिंद एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। मेरा नाम है नवज्योति और आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंसिडरिंग द टॉपिक नेम्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसके एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे और उसी के थ्रू आई ट्राई टू मेक श्योर कि आप पूरा चैप्टर ही रिवाइज करवा लें। ठीक है, चलिए। तो वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसिडरिंग एनडीए एंड सीडीएस बोथ। हालांकि दो टॉपिक या दो सब टॉपिक बोल लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक है रेजिस्टेंस, जिसमें ओम्स लॉ, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ये लॉ। और अलग अलग रेजिस्टर्स को जब आप सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनता है, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ये पहला था, दैट इज रेजिस्टेंस। दूसरा है पावर। और पावर कहां से? बेसिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, दैट इज वी इनटू या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इनटू करंट, दैट इज बेसिकली पावर। उसी को फिर आई स्क्वायर आर भी लिखते हैं, दैट इज करंट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, वैसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो इनको अलग अलग क्वेश्चंस में अभी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि बेसलाइन ये है कि रेजिस्टर्स का कनेक्शन सर्किट्स में और पावर, इनको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट एलिमेंट। यहां पर एक सर्किट दिया हुआ है, उसमें दो रेजिस्टर जो है वो किस कनेक्शन में कनेक्टेड है? वो पैरेलल में कनेक्टेड है, और फिर वो तीसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या चलता है कि 1/RP। आरपी यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अगर पैरेलल में दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट हो जाएगा, मैं यहां पे मान रहा हूं आरपी, तो दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दैट इज 1 के फॉर्म में, रेसिप्रोकल के फॉर्म में एडिशन होता है। पैरेलल में, सीरीज में क्या होता है? डायरेक्ट एडिशन होता है। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सीधा ऐड होता है। आरएस की खासियत क्या है कि रेजिस्टर्स अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। और पैरेलल में अगर लगे हुए हैं तो वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और जितने ज्यादा रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं उतना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होगा सर्किट का। और सीरीज में जितने ज्यादा रेजिस्टर्स लगे हैं उतना ही रेजिस्टेंस टोटल या इक्विवेलेंट बढ़ेगा। अच्छा, तो इस केस में क्या करेंगे आप? यहां पर मैं आरपी को, अगर मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं, उनको ऐसे भी लिख सकता हूं, R1 इंटू R2, क्योंकि नीचे वाला एलसीएम R1 R2 हो जाएगा, ऊपर R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1 होगा। अल्टीमेटली फिर आप रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि 1/RP फिर RP बनाना है उसको, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। इस केस में दोनों ही रेजिस्टर का वैल्यू सेम है, तो ऊपर हो जाएगा R स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2R। तो ये कितना हो गया? R/2। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखने वाली भी बात है क्या, कि जब रेजिस्टेंस, अगर सेम रेजिस्टेंस वैल्यू के दो रेजिस्टर पैरेलल में लगे हैं, तो अगर दो हैं तो जितने भी हैं उतने से उनका टोटल जो रेजिस्टेंस है वो डिवाइड हो जाएगा। दैट इज, अगर उनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R है और दो लगे हुए हैं पैरेलल में, तो R/2 हो जाएगा इक्विवेलेंट। अगर तीन लगे होते तो R/3 हो जाता, चार लगे होते तो R/4 हो जाता। ठीक है, सीरीज में उल्टा होता, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, दो होते तो 2R, तीन होते तो 3R, चार होते तो 4R, इस तरीके से। अच्छा, यहां इस क्वेश्चन में अब क्या हुआ? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना R/2, और ये रेजिस्टेंस R/2 R के साथ सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा? RT बोल देता हूं मैं उसको, R/2 प्लस R, कि पैरेलल का जो इक्विवेलेंट था वो R/2 था, और उसमें सीरीज के साथ कितने, किसके साथ कनेक्टेड? R के साथ, तो प्लस R, तो ये हो जाएगा 3/2R। तो इसका आंसर हो गया 3R/2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, इस तरीके से होता है आपका कि अगर एक लाइन में रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो ये सीरीज कनेक्शन है। जब भी एक पॉइंट से ब्रेक होकर दो रेजिस्टर अलग अलग वायर के साथ कनेक्ट होंगे, आप समझ रहे हैं, अलग अलग वायर के साथ कनेक्ट होंगे, तो आप समझ जाइए वहां पैरेलल है। और पैरेलल में किस तरीके से फॉर्मूला लगता है? 1 के फॉर्म में ऐड होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन द गिवन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। सेम उसी टाइप का है, इसको आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं।
देखिए देख के ही पता चल रहा है कि 2, 4 और 8 ये पैरेलल में है, और इसका इक्विवेलेंट जो होगा इन पैरेलल वो 1 के साथ सीरीज में। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 2, 4 और 8 पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 1/rp इज इक्वल टू हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8। एलसीएम ले लीजिए, यहां 8 आ गया, ऊपर हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7/8। ये हो गया 1/rp। आरपी क्या हो जाएगा 8/7, 8/7 ओम। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा जो मुझे रिक्वायर्ड है उसको मैं कैपिटल आर मान लेता हूं, दैट इज इक्वल टू 8/7 प्लस 1। ये 1 यहां पर ऐड हो गया एज इन सीरीज, तो 8/7 प्लस 1 कितना हुआ 15/7। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेम उसी टाइप का था, आपको बस ये फिगर आउट करना है कि पैरेलल है कि सीरीज। जो जो पैरेलल में है उसको आपने सॉल्व किया और ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर जैसे ही आपने उसको सॉल्व कर लिया तो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। ये इन 2, 4 और 8 तीनों का इक्विवेलेंट यहां पर आ गया 15/7 ओम, और ये था 1 ओम। तो इनको आपने सीरीज में कैसे करना था, जस्ट ऐड कर दिया, नॉट 15/7, 8/7, सॉरी इट विल बी 8/7। ठीक है, 8/7 प्लस 1 15/7। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है, थोड़े से एक रेजिस्टर और लग गया है इसमें। अच्छा, इसको कैसे ट्राई करेंगे, सबसे पहले यहां देखिए, पहले क्वेश्चन से ही हमको पता है ये आर और आर है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा r/2। सीधा सेम वैल्यू है, कितने लगे हुए हैं 2, तो उतने से उसको डिवाइड कर दीजिए। 3 लगे होते तो r/3 हो जाता, 4 लगे होते तो r/4 हो जाता। अच्छा, ये r/2 और ये r, ये कैसे लगे हुए हैं सीरीज में, तो r/2 प्लस r किया, ये पोर्शन कुछ ऐसा बन गया, a r/2 प्लस r, तो 3r/2, और इस a के साथ ही यहां नीचे एक r और जुड़ा हुआ है जो पैरेलल में, तो 3r/2 और ये r पैरेलल में अगर है तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दो रेजिस्टर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, R1 इंटू R2 होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो 3r/2 प्लस R डिवाइडेड बाय R इंटू 3r/2, तो ये कितना हो जाएगा 5r/2 इंटू 2/3r²। कैंसिल हो गया। अच्छा, एक मिनट, हाँ एक, अच्छा 3r/2, ठीक है, ये r/2 हुआ प्लस r, 3r/2, 3r/2 और r, ओ सॉरी, ऊपर मल्टीप्लाई होता है नीचे ऐड होता है, सॉरी। फॉर्मूला क्या था ये ध्यान दीजिए एक बार, आरपी विल बी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो ऊपर प्रोडक्ट याद कैसे रखना है पैरेलल में, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। बट ये कब काम करेगा, ओनली फॉर 2, 3 के लिए काम नहीं करेगा। दो ही रेजिस्टर अगर लगे हैं तो उसमें प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम करिए, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा 3r/2 इंटू r डिवाइडेड बाय 3r/2 प्लस r। अच्छा, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 और 2 कैंसिल। अच्छा, ऊपर क्या रहेगा 3/5r, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 3r/5। ठीक है, थोड़ा सा वो गलत चला गया, मैंने न्यूमरेटर में सम कर दिया, नीचे प्रोडक्ट कर दिया। आपको याद ये रखना है प्रोडक्ट बाय सम होता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस कुछ थे कि रेजिस्टर्स अगर पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड है तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, two resistors are connected in parallel and a battery of 12 volt is connected across the combination। कॉम्बिनेशन में किस तरीके से लगा हुआ है, 12 वोल्ट का बैटरी है, और तो वोल्टेज जो सर्किट में चल रहा है दैट इज ऑफ 12 वोल्ट, और 100 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, डीसी करंट ऑफ
100 मिली एम्पियर, प्रोबेबली डीसी ही होता है। नॉर्मली इन जनरल सर्किट्स में डायरेक्ट करंट ही होता है, अल्टरनेटिंग करंट अदरवाइज मेंशन किया जाता है कि फिर वो सोर्स जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज निकालता हो, ठीक है। ओके, सो डीसी करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू द सर्किट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। अच्छा, आर की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहां इस केस में जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज बेसिकली ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ये डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहते हैं। वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, या आप इस आप डेफिनेशन में मत जाइए, आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखें, V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहां इस केस में रेजिस्टेंस लेकिन R नहीं है, आपको R इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज R और R ही है और दोनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2, जैसे अभी हमने देखा था। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 12, करंट आपको दिया हुआ है 100 मिली एम्पियर, जिसको मैं 100 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकता हूं एम्पियर, इंटू आर इक्विवेलेंट कितना होगा R/2। इसको सॉल्व करते ही आपके पास जो आर की वैल्यू आएगी वही है हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा, सॉल्व कर लेते हैं। 12 उधर गया 24, इधर आ जाएगा 10 की पावर -1, ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 240 इज इक्वल टू आर आ जाएगा, 240 ओम आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या यूज हुआ, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज हुआ ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के अंदर एक अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है एक सर्किट में, तो आई और आर एक दूसरे के इनवर्स में रहेंगे, कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो करंट कम फ्लो करेगा, अगर रेजिस्टेंस कम कर दोगे तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस आई एंड आर आर इन इनवर्स रिलेशन टू ईच अदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 240 ओम। अच्छा, a metallic wire having resistance of 20 ohm is cut into two equal parts in length. These parts are then connected in parallel. The resistance of this parallel combination is equal to, देखिए वायर है, उसका अपना रेजिस्टेंस है कितना, 20 ओम का, रेजिस्टर के फॉर्म में ही बना देते हैं, 20 ओम का है। अच्छा, ये इसकी लेंथ L है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 20 इज इक्वल टू रो इंटू L/A। जो मेरा रेजिस्टेंस होता है, फॉर्मूला क्या लगता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये फॉर्मूला चलता है जब आप सॉल्व कर रहे हैं फॉर रेजिस्टेंस व्हेन देयर इज अ लेंथ एंड एरिया इन्वॉल्व। चलिए, तो इस केस में 20 ओम का है। अच्छा, चाहे आप फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि आपको पता चला कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कंडक्टर हो, उसका अगर लेंथ बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगी। तो यहां इस केस में क्या हो रहा है कि लेंथ कम हो रही है, दो आधे आधे पार्ट्स में हो रहे हैं। तो इसका मतलब जब इस 20 ओम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो एक 10 ओम का रेजिस्टर बनेगा और एक 10 ओम का रेजिस्टर बनेगा। क्यों? क्योंकि लेंथ आधी हुई तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। अच्छा, अब इन 10-10 ओम को आपने कर दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये 10 ओम, ये 10 ओम, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसमें आपने आपको इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक, अच्छा, ओके, ठीक है, दोनों सेम है, दोनों लगे हुए हैं। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, वापस से एक बार बता देता हूं कैसे किया हमने इसको। रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। चाहे इस फॉर्मूला से याद कर लो या ऐसे भी, ये फॉर्मूला किसके थ्रू आया कि हमें पता चला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि अगर मोटा वायर है
तो रेजिस्टेंस कम होगी, पतली वायर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अच्छा, यहां तक क्लियर है। हमको यहां बोला गया है कि 20 ओम का जो वायर है मेरा, उसकी जितनी भी लेंथ है उसको आपने आधा कर दिया, कट किया, आधा आधा हो गया। आधा आधा अगर हुआ तो रेजिस्टेंस भी दोनों की आधी आधी हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में। तो आधी आधी हो गई, इसका मतलब 10-10 ओम हो गया। अब इन 10-10 ओम को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, फिर आधा हो जाएगा। क्यों? मैंने आपको कैसे पहले ही क्वेश्चन में बताया था, इक्वल रेजिस्टेंस के दो रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में लगे तो इवेंचुअली उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और किस फैक्टर से कम होगी, कि हाफ फैक्टर से कम हो जाएगी। अगर 3 होते तो 1/3 हो जाता, 4 होते तो 1/4 हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम इसी टाइप से एन इलेक्ट्रिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कट इनटू 5 इक्वल वायर्स। 5 इक्वल वायर्स पे कट किया गया, तो एक एक वायर की कितनी लेंथ होगी इस बार? अगर 50 ओम का था तो 5 इक्वल वायर्स पे उनको कट किया गया, तो एक एक वायर की अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या होगी? 10 ओम। दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 5, है ना? तो 10-10 ओम की एक एक वायर हुई। आपको ये बोला गया कि अब इसको फिर पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो ये फिर डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो आंसर आपके पास आ गया 2 ओम। ठीक है, सेम उसी टाइप से था। कितने रेजिस्टर्स लगे हैं उससे सबका जो बराबर में रेजिस्टेंस है, उस वैल्यू को उठाइए रेजिस्टेंस की, उसको जितने रेजिस्टर लगे हुए हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, तो उससे फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम टाइप का ही था। अगर लेंथ कम हो रही है तो रेजिस्टेंस भी उतने ही फैक्टर से कम होगा। 5 इक्वल वायर्स में काटा गया, तो इसका मतलब 5 पार्ट में डिवाइड हो गया आपका रेजिस्टेंस। 50 ओम था तो एक एक वायर जो कट होकर बना वो 10-10 ओम के बन गए। अब इन 10-10 ओम के वायर्स को आपने पैरेलल में किया तो फिर ये डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू द गिवन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। तो उससे हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच इज 1 किलोवाट आवर कन्वर्टेड इनटू जूल्स? तो 1 किलोवाट आवर बेसिकली कमर्शियल यूनिट है। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट आती है वो यही होती है। वॉट या किलोवाट बेसिकली यूनिट है पावर का। ठीक है, तो पावर में 1 किलोवाट, इसको अगर मुझे वॉट में करना है, और मैं वॉट में क्यों कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि जो जूल्स होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू वॉट, या 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। ये कैसे आया? पावर का बाय डेफिनेशन पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय द टाइम टेकन। वर्क को अगर मैं जूल पे लूं और टाइम को सेकंड पे लूं, द एसआई यूनिट्स, तो पावर जो है जो मिलता है दैट इज इन वॉट्स, दैट इज इन वॉट्स। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मुझे 1 जूल चाहिए तो आई नीड टू मल्टीप्लाई 1 वॉट बाय 1 सेकेंड। यहां पर आपको जो यूनिट दी गई है एनर्जी की वो दी हुई है किलोवाट आवर। तो पहले किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पावर का उसमें, तो 1 किलोवाट इज 1000 वॉट। अच्छा, टाइम का जो दिया हुआ है, टाइम यहां पर तो 1 किलोवाट आवर जो है दैट इज किलोवाट आवर, इसमें किलोवाट का पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया कि उसको वॉट में कन्वर्ट किया तो 1000 मिला। आवर में जो है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में। तो आवर को सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, अब 1 किलोवाट और 1 आवर मल्टीप्लाई हो रहा है, यूनिट्स पे भी मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अगर मुझे जूल में लाना है तो मैंने आपको बताया कि वॉट इंटू सेकेंड में लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा फिर? 1000 वॉट मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 3.6। हालांकि यहीं से दिख रहा है कि 3.6 होगा, तो सीधा ही ऑप्शन नंबर बी पे टिक मारा जा सकता है। लेकिन फिर भी कितने डिजिट्स होंगे? 1 2 3, और यहां भी 1 2 और 3, सो 10 की पावर 6। 3 digits here, 3 digits there, so 3.6 into 10 to the power 6 जूल्स। ठीक है, हालांकि इसको याद भी किया जा सकता है। ठीक है, कि किलोवाट आवर जूल्स में कितना होता है? 3.6 into 10 to the power 6। याद ना रहे तो वहां इस तरीके से सॉल्व करके भी निकाला जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में।
अच्छा, आगे बढ़ा जाए। द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर दैट कंज्यूम्स 5 किलोवाट पावर वर्किंग 10 आवर्स पर डे फॉर 30 डेज विल बी, कितना होगा उसका कॉस्ट। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने 1 किलोवाट आवर का वैल्यू निकाला, यहां पर हमको कॉस्ट पूछी गई है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा अगर एक रेफ्रिजरेटर इस तरीके से वर्किंग कर रहा है। तो मुझे पावर दिया ही हुआ है, पावर कैसे पता चलेगा, क्योंकि मुझे यूनिट पता है कि पावर की यूनिट या तो वॉट होगी या किलोवाट, तो पावर मुझे गिवन है 5 किलोवाट। ठीक है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना कंज्यूम हुआ वो निकालने का क्या तरीका है, हमको ये तो पता ही है कि पावर वॉज वर्क डन बाय टाइम, और यही वर्क डन इक्विवेलेंट है एनर्जी के, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम भी हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर क्या हो जाएगा, ये ई अगर मुझे इस फॉर्मूला से निकालना है तो ई इज बिकम्स पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो यहां पावर कितना है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, पावर इज 5 किलोवाट और मल्टीप्लाइड बाय टाइम 10 आवर्स। यहां क्यों मुझे 5 किलोवाट को वॉट में करने की जरूरत नहीं है या टाइम 10 आवर्स को सेकंड्स में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे किलोवाट आवर पे ही चार्ज निकालना है, और चार्ज मतलब बेसिकली द कॉस्ट कि कितना खर्चा होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 50 किलोवाट आवर। तो ये एक दिन जब वो 10 घंटा चल रहा है रेफ्रिजरेटर, तब उसका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो इतना है 50 किलोवाट आवर। अब अगर 30 डेज चलता है तो ये इंटू 30 हो जाएगा, तो ये हो गया 1500 किलोवाट आवर। अच्छा, फिर मुझे पर किलोवाट आवर का चार्ज दिया हुआ है कि 4 रुपए पर यूनिट या 4 रुपए पर किलोवाट आवर लग रहा है, तो इसका मतलब 1500 इंटू 4, दैट गिव्स मी 6000 रुपीज, क्योंकि ये जो है ये कॉस्ट का है ₹4 पर किलोवाट आवर, तो दैट गिव्स मी ₹6000। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 6000। ठीक है, इजी था, बस पावर इनटू टाइम आपको ध्यान रखना है, उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, यहां आपसे बल्ब का पावर पूछा है जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट और करंट जो ड्रॉ हो रहा है वो दिया हुआ है 600 मिली एम्पियर। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर वैसे तो आपको मैंने बताया वर्क डन बाय टाइम है, और वर्क डन को मैं पोटेंशियल एनर्जी सॉरी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम, तो इसको मैं लिख सकता हूं V इंटू क्यू बाय टी। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला बना पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट गिव्स मी पावर। ठीक है, ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई, यहां पोटेंशियल डिफरेंस है 220 मल्टीप्लाइड बाय 600 मिली एम्पियर को आपको एम्पियर में लाना पड़ेगा, क्योंकि पावर की यूनिट यहां वॉट है, वॉट इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, दैट इज एसआई यूनिट, तो वो एसआई यूनिट में है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्टेज में होना पड़ेगा और करंट को भी एम्पियर में होना पड़ेगा। तो यहां मिली एम्पियर में अगर दिया है तो उसे कन्वर्ट करिए एम्पियर में, तो 600 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, दिस गिव्स मी 220 इंटू 600, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये अराउंड 13.2, या यहां से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 220 इंटू 0.6 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको बैलेंस करेंगे तो 22 इंटू 6, 22 इंटू 6 गिव्स मी 132 वॉट्स, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे, इनमें से कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता, डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। तो हमने अभी देखा पावर का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट। ओम्स लॉ की वजह से मैं पोटेंशियल डिफरेंस को अगेन आई इंटू आर भी लिख सकता हूं, तो आई इंटू आर फिर से लिख दिया मैंने, तो ये आई स्क्वायर आर हो गया। ठीक है, ओम्स लॉ वाज व्हाट, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, आर यहां पे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई स्क्वायर आर बन गया। इसके अलावा मैं पी को ऐसे भी लिख सकता हूं, वी इंटू आई था, मैं वी इंटू आई को वी बाय आर भी लिख सकता हूं, तो दिस गिव्स मी वी स्क्वायर बाय आर। तो ये भी फॉर्मूलाज है पावर के, तो पावर के 3 फॉर्मूला बने, वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर यूजिंग ओम्स लॉ। तो आई स्क्वायर आर तो करेक्ट है, वी स्क्वायर बाय आर करेक्ट है, वी आई करेक्ट है, आई आर स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
आई आर स्क्वायर। ठीक है, तीनों फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप वी आई याद रखिए बस, बाकी आप वहीं फटाफट ओम्स लॉ रख के आप आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर याद कर सकते हैं। याद रखिए आर के ऊपर स्क्वायर कभी नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी आप टिक मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है? तो बाय फॉर्मूला आप रेजिस्टेंस को अगर देखें तो दैट इज इक्वल टू रो एल बाय ए, है ना, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, यहां से अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइड बाय एल। सो ओम इंटू एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ हो जाएगा मीटर। तो फॉर्मूला में अलग अलग जो पैरामीटर आ रहा है आर ए एल, इन सब की खुद की एसआई यूनिट्स आप पुट करिए और सॉल्व करिए, आपको मिल जाएगा जिसकी एसआई यूनिट आप ढूंढ रहे हैं रेजिस्टिविटी की। तो यहां से आ जाएगा ओम मीटर। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी एक मटेरियल का किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, या बोथ बी एंड सी? किस पे डिपेंड करता है? देखिए रेजिस्टिविटी एक मटेरियल का एज अ फिजिकल फैक्टर्स पे वो कभी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, रेजिस्टेंस फॉर श्योर डिपेंड करता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला एसआई यूनिट निकालने के लिए भले ही मैंने इस फॉर्मूला का यूज किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रो एरिया या लेंथ पे डिपेंड करता है। मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं आर इंटू ए बाय एल, तो फॉर्मूला से नहीं होगा कि अच्छा रो ए पे भी डिपेंड कर रहा है और लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, रो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक है आपका टेम्परेचर, ये भी हम आगे देखेंगे एक फॉर्मूला में। ठीक है, और दूसरा नेचर ऑफ द मटेरियल, किस तरीके का मटेरियल, इन्हीं दो चीज पे डिपेंड करता है आपका रेजिस्टिविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। ठीक है, और मैं बताऊंगा इसका कारण आपको कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन सेम उसी एस्पेक्ट को थोड़ा एडवांस लेवल पर है। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अ वायर्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में क्या चीजें हैं जो करेक्ट है इन स्टेटमेंट्स में? तो पहला दिया है बोथ क्वांटिटीज डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो अभी जस्ट हमने देखा कि रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन में ए नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सेकंड है बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो ये करेक्ट है। अभी मैं एक एक्सप्रेशन के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, अगला रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, तो ये करेक्ट है। फॉर्मूला आप देखिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो इस फॉर्मूला में जो जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो रेजिस्टेंस पे डायरेक्ट डिपेंड करते हैं। रो हो एल हो ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, एरिया इनवर्सली डिपेंड करता है। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, तो ये इनकरेक्ट है। यह भी हमने देखा कि रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये हम देखते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये इन एडवांस लेवल, ये है फॉर्मूला उसका, R इज इक्वल टू M इज बेसिकली द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, L डिवाइडेड बाय ANE स्क्वायर टॉर्क। दिस M आई नीड टू वंस मेक श्योर कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है या मास ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये एक बार मुझे वेरीफाई करना है, लेकिन आप ध्यान रखें कि एक मास वाला टर्म है ये। ठीक है, अच्छा दूसरा जो है, अच्छा नहीं नहीं 100% आई एम श्योर इट्स फॉर श्योर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेंथ इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ANE स्क्वायर टॉर्क। तो इसको अगर मैं रो एल बाय ए के फॉर्म में लिखूं, क्यों मैंने ऐसा किया मैं आपको बताता हूं। तो रो मेरा आ जाता है M अपॉन NE स्क्वायर टॉर्क। यहां पर M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N जो है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितने, उसका एक नंबर है। ठीक है, E स्क्वायर जो है ये बेसिकली चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, जो बेसिकली 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, और टॉर जो है ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज कोलिजन टाइम या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, कि एक इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है, कंडक्टर इन द सेंस
पहले तो वो कंडक्टर से मूव होके बाहर आएगा, फिर वायर के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ट्रेवल होकर आएगा। तो वो ट्रेवल होकर आ रहा है, तो उस दौरान क्या हो रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन अपने आगे वाला इलेक्ट्रॉन, पहले तो सब रेस्ट पे थे या रैंडम मोशन में थे, लेकिन अब वो एक सीधी मोशन में आ गए हैं बिकॉज ऑफ आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस वहां क्रिएट किया है, बैटरी लगाई थी वहां पे सर्किट में। जैसे एक कंडक्टर यहां अगर सिलिंड्रिकल शेप में मैं बना दूं, ठीक है, लेंथ L और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और इसको कनेक्ट कर दें एक बैटरी के साथ। तो बैटरी बेसिकली क्या करता है, बैटरी बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और उसकी वजह से फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और बाय कन्वेंशन हम क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आ रहे हैं और करंट मेरा इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। करंट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बट इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, ये तो सीधी बात है। ये जो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से जाना शुरू हुए दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट स्पीड, और इस ड्रिफ्ट स्पीड की कैलकुलेशन में हेल्प करता है हमको एवरेज कोलिजन टाइम, कि कितना टाइम लगता है ऑन एन एवरेज, पूरे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस कंडक्टर के अंदर, उनको एवरेज कितना टाइम लग रहा है एक दूसरे को टकराते हुए, वो कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, या इसको ऐसे देखें कि टकराने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी है, तो ये जो चीजें हैं m/n(e²) टॉर्क, ये कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट इन द सेंस ये फिजिकल एस्पेक्ट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मोशन कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, या एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसलिए उसके एस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है। तो रो का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो है ये, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m/n(e²) टॉर्क। टॉर इज द टाइम, E इज द चार्ज, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो चीजें हैं ये लगभग लगभग कांस्टेंट होती हैं, इसलिए एरिया या लेंथ पर रेजिस्टिविटी का कोई डिपेंडेंस नहीं है। 100% ये है कि R के इसमें ये L और ये A आ गया, तो इसका मतलब ये है कि लेंथ और एरिया पे रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस है, लेकिन रेजिस्टिविटी का नहीं। अच्छा, ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है या कोलिजन टाइम है, ये फॉर श्योर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो और तेजी से मूव करेंगे। अगर तेजी से मूव करेंगे तो कोलाइड करने में कम टाइम लगेगा, तो अगर कोलाइड करने में कम टाइम लग रहा है तो इसका मतलब मेरी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी विद टेम्परेचर, ठीक है। तो क्योंकि रो जो है बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है, एक हाँ, बाय दिस फॉर्मूला रो जो है वो डिपेंड कर रहा है इनवर्सली ऑन टॉर्क, और रिलैक्सेशन टाइम भी इनवर्सली रिलेट करता है टेम्परेचर से। तो इवेंचुअली ये पूरा अगर आप लॉजिक लगाएं तो आपको पता चलेगा कि रेजिस्टिविटी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ उसका डिपेंडेंस है और टेम्परेचर के साथ सीधा सीधा बढ़ता है। सिमिलरली रेजिस्टेंस किस तरीके से बढ़ता है, लीनियरली बढ़ेगा 1+α के फॉर्म में। R एक रेफरेंस टेम्परेचर पे आप ले लोगे, और 1+α चेंज इन टेम्परेचर, की उस रेफरेंस टेम्परेचर से आप जिस टेम्परेचर तक जाना चाह रहे हो वहां पर रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, वो इस तरीके से आएगा, इज इक्वल टू R, जो उस टेम्परेचर पे मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ये बताता है, इन दोनों फॉर्मूला से आपको ये पता चल जाता है कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, और दूसरा ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, यहां दिख रहा है हमको R इज इक्वल टू रो L/A। तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, और रो के बढ़ने पर भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 2 and 3 ओनली, ठीक है। सो सिर्फ 1 and 2 या 2 नहीं या नन ऑफ दीज नहीं, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में करेक्ट है, ठीक है, 2 and 3 ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू मेटेलिक वायर्स ए एंड बी आर मेड यूजिंग कॉपर, ठीक है, दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, तो ये सीधा दर्शाता है कि रेजिस्टिविटी सेम है, ठीक है। द रेडियस ऑफ वायर ए इज स्मॉल r while its length is L, एरिया इज R, लेकिन एरिया R नहीं है,
रेडियस आ रहा है तो फिर आप एरिया को लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रेडियस है तो सर्कुलर होगा, जनरली सर्कुलर ही होता है वायर, उसका एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल जो शेप है वो एक सर्कल की तरह ही होता है। अ डीसी वोल्टेज V इज अप्लाइड अक्रॉस द वायर A कॉजिंग पावर डिसिपेशन P। तो आप देखिए वोल्टेज V लगा था और उसकी वजह से एक पावर डिसिपेट हो रहा है, या वहां उसके साथ जो पावर एसोसिएटेड है दैट इज कैपिटल P। अच्छा, तो इसको एक जगह लिख लेते हैं हम लोग, है ना, कि पहले केस में P है, उसमें जो रेडियस है वो R है और वोल्टेज लग रहा है V, ठीक है। अच्छा, दूसरे सिनेरियो में क्या है, दूसरा वायर B, अच्छा ये A के लिए लिख दीजिए, और B के लिए क्या बोल रहा है, B के लिए देखते हैं, रेडियस कितना है 2R और लेंथ को भी डबल कर दी, मतलब रेडियस ऑफ द वायर डबल कर दिया, लेंथ भी वायर का डबल कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और अब जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो P1, तो आपको P और P1 के बीच में रिलेशन निकालना। तो इस केस में पावर हो गया P1, लेंथ हो गया, अच्छा इस केस में हाँ वोल्टेज तो वही है R और L, और इस केस में 2R और 2L, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस वही। अच्छा, तो एक एक केस में देखते हैं कि मैं P को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अच्छा, R और L दिया है मतलब मैं रेजिस्टेंस ला सकता हूं यहां पर, वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आता है V इंटू आई, लेकिन करंट के बारे में कुछ नहीं बोला है यहां। अच्छा, रेजिस्टेंस के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, लेकिन R और L को यूज करते हुए मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। इस केस में P के लिए या R इन कंसिडरिंग, यहां इस केस में R आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, रो आपका, क्योंकि कॉपर ही है तो कॉपर का आप रो ही मान लो, यहां पर भी आपका रेजिस्टेंस जो होगा वो उसमें रो आएगा ही, ठीक है। अच्छा, लेंथ कितनी है L और डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, रो 2L डिवाइडेड बाय पाई 2R होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 और यहां नीचे डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, रो L बाय आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं हाफ इंटू आर, इसको मैं आर ऐसे लिखता हूं, इसको मैं R1 लिख देता हूं क्योंकि फिर वो P1 से कंफ्यूज नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू आर, तो R इज इक्वल टू हाफ इंटू R1 इज इक्वल टू हाफ इंटू आर। अच्छा, पावर के कंटेक्स्ट में पूछा है क्योंकि P और P1 के बीच में रिलेशन पूछा है, तो वो कैसे निकालेंगे आप, इस केस में P आपका क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर, यस, और इस केस में आपका P1 क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय R1, क्योंकि वोल्टेज तो सेम ही है, ठीक है। तो P और P1 में आपको रिलेशन निकालना है, वो यहां से आपको हेल्प कर जाएगा। R1 किसके लिए है, हाफ R के बराबर है, तो उससे आप रिलेट कर जाएंगे, ठीक है, यार रेशियो ले लो, है ना, P1 बाय P कर लो, तो P1 बाय P किया तो ये हो जाएगा 1 बाय R1 1 बाय R, तो R बाय R1 हो जाएगा। सो R बाय R1 बेसिकली क्या है 2, तो अल्टीमेटली आपका क्या बना, P1 इज इक्वल टू 2P या P इज इक्वल टू P1 बाय 2, ठीक है, इनमें से कोई भी एक जो भी वहां बैठे, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, P इज इक्वल टू P1 बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूला क्या लग जाएगा पावर का V स्क्वायर बाय आर, ठीक है, तो उसमें हमने पुट कर दिया रेजिस्टेंस की वैल्यू यूजिंग द वैल्यूज ऑफ रेडियस एंड L लेंथ, उससे R मिल गया हमको, दोनों उसमें कनेक्ट हो गया, और उससे पता चल गया कि रेजिस्टेंस यहां का उसके आधे के बराबर है, तो पावर उल्टे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम उसी कंटेक्स्ट में, कंसीडर अ कॉपर वायर हैविंग रेडियस R एंड लेंथ L, लेट इट्स रेजिस्टेंस बी R, ठीक है। तो R कब है, जब रेडियस R है और लेंथ L है, तो R को इनसे मैं रिलेट कर सकता हूं रो, ठीक है, और कॉपर वायर के लिए बोला है तो ठीक है रो ही मान लेते हैं उसको। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, A और B दोनों कॉपर के ही बने थे, इसीलिए रो दोनों का सेम रहा, ठीक है। नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल किस तरीके का है, सेम मटेरियल के लिए तो रो सेम रहेगा। लेट इट्स रेजिस्टेंस भी R, तो रो फिर यहां हो जाएगा L बाय पाई आर स्क्वायर, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अच्छा, फिर लेट इट्स रेजिस्टेंस भी R,
तो ये आर आपने लिख दिया। इफ द रेडियस ऑफ अनदर कॉपर वायर, तो उसमें भी रो ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये R1 लिख दीजिए, इसको R2 लिख दीजिए, रो। और यहां लेंथ जो है वो L/2 है, और जो आपके पास रेडियस है वो 2R है, तो पाई इंटू 2R होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, आप इसको R1 के टर्म्स में ही लाइए, ठीक है, या इसको R ही लिखिए, R इज बेटर, R ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको R ही लिखिए। और इसको ठीक है, इसको बेटर इज कीप इट R डैश, ठीक है। दोनों को फिर रिलेट करेंगे हम। तो R डैश को मुझे R के टर्म्स में लाना है, तो वही ऑप्शंस में दिए हुए हैं, R, 2R, R/4, R/8। तो क्या आएगा देखते हैं। तो आप पहले रो L/πr² को अलग कर दो, ताकि उसको मैं फिर R लिख सकूं, ठीक है। यहां क्या क्या आएगा, हाफ जो ऊपर है मल्टीप्लाइड बाय, नीचे क्या है देखिए 2², तो 1/4। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट मेरे पास R है, तो दिस इज 1/8 इंटू R, सो माई आंसर इज R/8। तो 8 टाइम्स कम हो जाता है जब लेंथ आधी होती है और रेडियस ऑफ द वायर डबल होता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन एन इलेक्ट्रिकल क्लोज्ड सर्किट आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम थिकनेस। If the length of R2 is twice the length of R1, then the total resistance are satisfied. R1 और R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सेम मटेरियल के हैं, सेम थिकनेस के हैं, सिर्फ लेंथ अलग अलग है, ठीक है। तो R1 को पहले लिखते हैं, इट विल बी वही, मैं अगर रो L/A लिखूं तो R2 जो है वो हो जाएगा रो 2L/A, बस लेंथ उसकी डबल है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, मैं इसको 2R1 लिख सकता हूं। अब ये R1 और 2R1 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है R1 और ये यहां पर 2R1, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब इसका आपको टोटल रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो गिवन है, उसका वेरिएबल आपको दिया हुआ है कैपिटल R। ये कैसे आएगा, R1 इंटू 2R1, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, इस बार इट्स प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, सो R1 प्लस 2R1, so this gives me 2R1 square divided by 3R1। ये क्या हो जाएगा, ऊपर R1 हो गया तो 2/3R1, so इसका मतलब 3R is equal to 2R1, 3R is equal to 2R1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो दोनों रेजिस्टर एक दूसरे के डबल दिए हुए थे और आपको पूछा था कि इन दो रेजिस्टर्स को अगर पैरेलल में लगाए तो क्या होगा, तो इस तरीके से फिर इक्वेशन बन जाएगी। वेरिएबल ध्यान रखिए कि एक एक पर्टिकुलर चीज को क्या वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे टोटल को यहां पर कैपिटल R दिया हुआ है और दोनों अलग अलग रेजिस्टर्स को R1 और R2 बोला गया, तो दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर लीजिए और फिर सॉल्व करिए तो आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm is used. If this wire is stretched to a length double of its original value, the current in the circuit would become। तो वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, लेंथ अगर डबल कर दें तो लेंथ पे तो डायरेक्टली रिलेशन है रेजिस्टेंस का, तो इसका मतलब लेंथ डबल की तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस डबल हुआ तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फॉर कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस सेम ऑफ द सर्किट, आपको करंट को कम करना पड़ेगा, किस फैक्टर से, हाफ फैक्टर से। इट विल रिड्यूस बाय हाफ फैक्टर अगर ये यहां से डबल हो रहा है तो, तभी हाफ इंटू 2 कैंसिल होकर 1 रहेगा और ये प्रोडक्ट हमेशा I इंटू I रहेगा, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना है, प्रोडक्ट सेम रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर हुआ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। करंट दी हुई है, कितने टाइम तक ड्रॉ हो रहा है वो दिया हुआ है, 10 मिनट बोला है। आपको पूछा है कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो होगा। तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज इक्वल टू कितना चार्ज मूव किया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो चार्ज यहां पर कितना है, मुझे बेसिकली यहां पर चार्ज ही निकालना है, तो चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी। करंट यहां पर हो गया 1 एम्पियर और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ध्यान रखिए अगर 1 एम्पियर है
और आंसर यहां कूलम्स में दिया हुआ है, तो कूलम्स इज एसआई, एम्पियर इज ऑल्सो एसआई। टाइम मुझे एसआई में लाना पड़ेगा, टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, वो एसआई नहीं है, तो एसआई क्या होता है सेकेंड्स में, सो 10 इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये कितना हो गया 600 कूलम्स। तो ऑप्शन नंबर 3 बिकम्स करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। सेम इसी टाइप में 0.6 एम्पियर का करंट था, 10 मिनट के लिए ये भी ड्रॉ किया। इस केस में इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना होगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई करंट विद टाइम, करंट हुआ 0.6 और 10 मिनट्स को सेकंड में आपको क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एसआई में चाहिए, आंसर एसआई में है, आंसर एसआई कूलम में है, सो 10 इंटू 60 गिव्स मी 0.6 इंटू 600, दैट इज 360 कूलम्स। यस, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए, कौन सी डिवाइस ऐसी है जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है? क्या वो मोटर है, क्या वो जनरेटर है, क्या वो एमीटर है, क्या वो गैल्वेनोमीटर है? पहले तो मैं बता दूं, एमीटर जो होता है वो करंट मेजर करता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि करंट है या नहीं, तो डिटेक्शन का इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर। मोटर या जनरेटर में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो सीधी बात है, आप ध्यान रखिए कि अगर मोटर की बात करी जाए तो मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है। आपने मोटर तो देखा ही होगा, वो जो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा घरों के अंदर, तो आप क्या करते थे, स्विच ऑन करते थे, मोटर तब ऑन हो जाता था। तो बेसिकली क्या होता था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता था और उसकी वजह से मेरे को मैकेनिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता था। लेकिन अगर करंट जनरेट करनी है या प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हमको जो यूज होगा वो जनरेटर। ये तो सीधी सी बात है, शादियों वादियों में किससे आप लाइट बल्ब जलाते हो, जनरेटर लेके आते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जनरेटर ही। तो यहां सीधा आप जनरेटर पे टिक मार सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके, तो ये है आपका जनरेटर। ठीक है, तो एक एसी होता है, एक डीसी। तो एसी करंट कैसा रहेगा कि वो अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी वैल्यू हर सेकंड चेंज होती रहती है। ठीक है, जो हमारे घरों पे आता है वो भी एसी करंट है। डीसी करंट डायरेक्ट है, जो बैटरी से निकलता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इन स्लिप रिंग्स का होता है कि जनरेटर, अगर एसी जनरेटर है तो स्लिप रिंग्स होते हैं, अगर नहीं है तो कम्यूटेटर होता है, अगर डीसी है तो कम्यूटेटर होता है। बस यही चीज का डिफरेंस रहता है। ठीक है, और ब्रशेज रहते हैं, स्लिप रिंग्स और ब्रशेज रहते हैं एसी में, कम्यूटेटर रहता है डीसी में। ठीक है, रोटेटर, हालांकि ब्रश जो है वो आर्मेचर रहता है, कम्यूटेटर और आर्मेचर रहता है डीसी में। तो ये दो इक्विपमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि एसी में कौन से दो आ रहे हैं और डीसी में कौन से दो आ रहे हैं। ठीक है, ये प्रोबली व्हेनेवर वी विल डिस्कस ऑन मैग्नेटिज्म, तो उसमें एक क्वेश्चन इसका बनता है कि एसी में किस तरीके का इक्विपमेंट है और डीसी में, दोनों में डिफरेंस कहां आता है इन द जनरेटर। ठीक है, तो हम तब जरूर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ्स बिटवीन करंट आई एंड वोल्टेज वी फॉर 3 लीनियर रेजिस्टर्स, 3 लीनियर रेजिस्टर यहां लगाए हुए हैं, 1 2 और 3 को दिया हुआ है। ग्राफ किस तरीके से दिया है, आई वर्सेस वी का, आपको इनकी वैल्यूज के लिए बताना है। ठीक है, अच्छा, आप कैसे इसको निकालेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू, आप ओम्स लॉ आपको पता ही है, V इज इक्वल टू आई आर, यहां से R देख लीजिए, R बिकम्स V बाय आई। तो अगर सेम वैल्यू ऑफ करंट है तो रेजिस्टेंस उसकी ज्यादा होगी जिसका वोल्टेज ज्यादा है, फॉर आई बीइंग इक्वल, फॉर आई बीइंग इक्वल। तो मैं वाई एक्सिस जहां पर करंट को ड्रॉ किया गया है वहां पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूं और वहां से एक सिंगल वैल्यू के लिए वोल्टेजेस की वैल्यू देखता हूं। ठीक है, इस करंट की वैल्यू पर 1 की वोल्टेज की वैल्यू ये रही, 3 की वोल्टेज की वैल्यू ये रही, ये 1, ये 3, और 2 की वोल्टेज की वैल्यू ये रही। तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि मैंने करंट को कांस्टेंट मान लिया है यहां पे ग्राफ से। तो इसका मतलब R2 विल बी द ग्रेटेस्ट, R3 विल बी इन मीडियम एंड R1 विल बी द लोएस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी बिकम्स करेक्ट। ग्राफ को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे टेक्निक यूज करेंगे। क्या किया आपने, आपने करंट की वैल्यू को फिक्स कर दिया। अब आपको फॉर्मूला से ओम्स लॉ के पता है कि जिसका वोल्टेज ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, सो दिस बिकम्स योर आंसर, R1 लेस देन R3 लेस देन R2। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
वाटर इज हीटेड विथ अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू द डोमेस्टिक सप्लाई, ठीक है, आर रेजिस्टेंस से कॉइल को हीट किया गया, उसका रेजिस्टेंस आर माना है। अच्छा, राइज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल डिपेंड ऑन, ये तो सीधी सी बात है, आप हीट कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा कि हीट कितना जनरेट हो रहा है, और वो हीट किस पे डिपेंड करता है। तो हीट जो है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वो हम पावर इनटू टाइम से निकालते हैं, और उसमें जो फॉर्मूला लगता है दैट इज आई स्क्वायर आर इंटू टी। करंट के स्क्वायर वो हीट जनरेट करेगा, रेजिस्टेंस और टाइम, इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सप्लाई वोल्टेज का कोई यूज नहीं है, उसका कोई डायरेक्ट डिपेंडेंस नहीं है टेम्परेचर बढ़ाने में। करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, टाइम फॉर विच वोल्टेज इज सप्लाइड। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 2 and 3 ओनली। करंट तो है ही, फॉर्मूला से पता ही चल रहा है, और टाइम, चाहे ये तो सीधी बात है, वोल्टेज जब तक सप्लाई करोगे तब तक ही करंट फ्लो होगा, तो करंट का भी टाइम वही है, तो ये टाइम ही वहां पर यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिकम्स करेक्ट, कि करंट और टाइम पर डिपेंड करता है मेरा टेम्परेचर का राइज। और टेम्परेचर का राइज क्यों हो रहा है? क्योंकि हीट बढ़ रहा है, ठीक है। 2 and 3 ओनली। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स या एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉजिटिव फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज। दो इलेक्ट्रिकल चार्ज के बीच में पॉजिटिव फोर्स कब रहेगा, या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन करता है? तो अगर चार्जेस का नेचर बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म्स में ही चलता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली ऐड होते हैं। अगर फोर्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम टाइप के चार्ज है, दे आर लाइक चार्जेस। या तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में होगा तभी पॉजिटिव फोर्स आएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है फोर्स का, दैट इज कूलम्स लॉ, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के इज अ कांस्टेंट, Q1 इंटू Q2। अगर इनमें से एक नेगेटिव है तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल टू नेगेटिव व्हेन आइदर Q1 और Q2 इज नेगेटिव, तभी ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगा ना। Q1 इंटू Q2 लेस देन जीरो कब होगा? जब आइदर Q1 इज लेस देन जीरो और Q2 इज लेस देन जीरो। मैं नेगेटिव को वैसे लिख रहा हूं। और पॉजिटिव कब होगा? जब Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव गिव्स यू पॉजिटिव। और कब पॉजिटिव फोर्स होगा? जब दोनों नेगेटिव हो, तब भी पॉजिटिव फोर्स होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव फोर्स इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ रिपल्सिव फोर्स, और रिपल्सिव फोर्स कब होता है? जब सेम काइंड ऑफ चार्ज हो। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में होगा और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में होगा। तो इसका आंसर ये, बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव या बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव। तो आंसर इज 1 and 2 ओनली, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चार्ज एन इंसुलेटर। एक इंसुलेटर को इनमें से कौन सी चीज चार्ज कर सकती है? तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन क्या क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इंसुलेटर कंडक्टर में ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ मासेस के साथ ही कनेक्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड का भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो भी चार्जिंग में यूज नहीं होता, उसका करंट के फ्लोइंग में है, उसके थ्रू लेकिन चार्ज नहीं होगा। स्टैटिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मोशन में काम आएगा। इंसुलेटर में हालांकि करंट मूव नहीं कर रहे, दे आर बेसिकली इमोबाइल। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा भी दूं तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या उनके उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। इंसुलेटर मींस व्हाट? देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? जैसे बालों पे स्केल को रगड़ के पेपर के पीसेस को वो अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल ये उसी तरीके से है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आप चार्ज जनरेट कर सकते हो, आप किसी चीज को चार्ज कर देते हो बाय सम काइंड ऑफ एन इंडक्शन। तो ये प्रोसेस को हम देखते हैं। देखिए क्या होता है, इस तरीके से मान लीजिए कोई इंसुलेटर है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो एक साथ ही होंगे चार्जेस, लेकिन अगर मैं पास में एक पॉजिटिवली चार्ज कोई चीज ले आऊं तो इसके पास नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस दूसरी तरफ चले जाएंगे। इन पॉजिटिव चार्ज को मैं अगर ग्राउंड कर दूं तो पीछे क्या बचा?
नेगेटिव चार्ज। तो मैंने क्या कर दिया, एक इंसुलेटर को एक चार्ज बॉडी कर दिया ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो मैंने ये कैसे किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन, और ये बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है। स्टैटिक क्यों, क्योंकि जो चार्ज है वो मूव नहीं कर रहे हैं। चार्ज का मूवमेंट मतलब हम यहां उससे, इस मूवमेंट को उससे दर्शाते हैं कि वायर अगर कनेक्ट कर दूं और बैटरी लगा दूं तो चार्ज बाहर निकलेगा कि नहीं, तो नहीं निकलेगा, वो अंदर ही है, स्टैटिक है और अंदर ही है। वो तो ग्राउंड कर दिया तो उस हिसाब से वो बाहर चला गया, ठीक है, उसमें कोई ऐसे बैटरी वैटरी नहीं लगाया, जस्ट ग्राउंडेड, उसको निकाल दिया वहां से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते हैं। अब फ्यूज वायर मस्ट बी, इनमें से क्या होना चाहिए। तो फ्यूज का बेसिक वर्किंग क्या है कि वो सर्किट ब्रेक कर देता है, कब, जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर जाए जो मेरे अप्लायंस को खराब कर सकता है। अप्लायंस की, हर अप्लायंस की अपनी एक रेटिंग होती है कि इतना ही करंट फ्लो हो सकता है, अगर उससे ज्यादा करंट गया तो वो खराब कर देगा। तो उससे ज्यादा करंट ना जाए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि लाइव या न्यूट्रल वायर, जो डोमेस्टिक या जो हमारे घरों में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, उसमें लाइव या न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कनेक्ट हो जाए। तो अगर एक दूसरे के उसमें टच में आ गया, क्योंकि कई बार इंसुलेशन वीक पड़ गया, कई बार वो वायर उसका बाहर का इंसुलेशन निकल गया, तो एक दूसरे के टच में आए तो उस वजह से क्या होता है, ओवरलोडिंग हो जाती है, और करंट ज्यादा बढ़ने से फिर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। तो हमारा पर्पस क्या है कि जब तक करंट अपनी क्षमता में रहे उस अप्लायंस के, तब तक तो वायर कंडक्ट करे। तो इसका मतलब इंसुलेटर तो नहीं हो सकता फ्यूज वायर, तो ऑप्शन नंबर सी या डी नहीं होगा, कंडक्टिंग तो है। अब लो या हाई मेल्टिंग पॉइंट, देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ही यूज होता है कि करंट जब बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, और उस हीट के बढ़ने की वजह से मेरा फ्यूज का वायर मेल्ट हो जाएगा। तो ये सीधी सी बात है कि मैं बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट का नहीं रख सकता वायर, आई हैव टू कीप इट ऑफ अ लो मेल्टिंग पॉइंट सो दैट इट मेल्ट्स अवे व्हेन द करंट एक्सीड्स इट्स लिमिट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। इस तरीके से वर्किंग होती है आपके फ्यूज की, कि जैसे मान लीजिए 1 एम्पियर तक मैं तो होल्ड कर दूंगा, लेकिन मैं ब्रेक कर दूंगा जैसे ही 2 एम्पियर चला गया, ठीक है। 0.5 एम्पियर जब तक आ रहा था तब तक कंडक्ट कर रहा था, जैसे ही 2 एम्पियर चला गया तब ये ब्रेक हो गया, ठीक है। सो इट विल बी ऑफ कंडक्टिंग एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड अ क्लोज्ड लूप इक्वल्स 0 इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। हालांकि ये लॉ किरचॉफ्स लॉ है, किसी क्लोज सर्किट के अंदर सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस और ईएमएफ, ईएमएफ बेसिकली बैटरीज के अंदर के पोटेंशियल को ही बोला जाता है ईएमएफ, कि उनके प्लेट की हमने जो जो बैटरी का प्लेट लगाया है उसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इनके बीच में भी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा किसी रेजिस्टर के ऊपर, दिस इज अ प्योर पोटेंशियल डिफरेंस, और ये ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। हालांकि उसमें इतना आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ईएमएफ क्या होता है। और यहां इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि ये किरचॉफ्स लॉ है कि किसी क्लोज सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के टोटल सम हमेशा 0 होते हैं, और ये बेसिकली कहां से आया, ये एनर्जी कंजर्वेशन से आया, ठीक है। पहला लॉ किरचॉफ का क्या बोलता है कि किसी जंक्शन पे जितने करंट आ रहे हैं उनका सम जितना वहां से जा रहा है उसके बराबर होगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताता है, चार्ज कंजर्व होगा। अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है तो उसका ही, उसी पर बेस्ड है हमारा किरचॉफ करंट लॉ। वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि सारे पोटेंशियल्स का इस तरीके से सम विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन एक क्लोज्ड लूप देखना है आपको। और पोटेंशियल का सम मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ व्हाट, एनर्जी, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉन ओमिक, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो ओमिक नहीं है। ओमिक नहीं है मतलब जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। हालांकि जनरली सारे कंडक्टर्स फॉलो करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ फॉलो नहीं करने का क्या मतलब है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। जनरली कोई अगर ओम्स लॉ फॉलो करता है कंडक्टर, तो उसका ग्राफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा बनता है, लीनियर स्ट्रेट लाइन। लेकिन कई बार कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं, बेसिकली द सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स बोल दीजिए, सेमीकंडक्टर्स के अंदर आपके पास डायोड्स आते हैं, ट्रायोड्स आते हैं,
ट्रांजिस्टर्स, ये सब। तो इनमें क्या होता है कि वोल्टेज के साथ थोड़ा थोड़ा वोल्टेज तो बढ़ रहा है, लेकिन करंट अचानक से बढ़ जाता है। ये देखिए ग्राफ कैसे जा रहा है, हल्का हल्का पहले बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था ज्यादा, लेकिन करंट उतने रेशियो से नहीं बढ़ रहा था। यहां बढ़ते 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 यहां पहुंचा पोटेंशियल डिफरेंस, यहां देखिए करंट कैसे शूट अप हो गया। और सिमिलरली उल्टा भी, जब रिवर्स में गए तो भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जब ओम्स लॉ यानी कि आई प्रोपोर्शनल टू वी, वी इक्वल टू आई आर फॉलो नहीं होता, तो दैट इज नॉन ओमिक, और ये बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में होता है, ठीक है। तो इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। ठीक है, ए आपका कंडक्टिंग कॉपर कॉइल था। कंडक्टिंग कॉपर कॉइल ये तो ओमिक है, इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल ये भी ओमिक है, ओम्स लॉ फॉलो करता है। रियोस्टेट मतलब वो जो जिस डिवाइस में आप रेजिस्टेंस बदल सकते हो। तो रेजिस्टेंस है मतलब क्या है, अगर रेजिस्टेंस बदल भी सकते हो तो भी वो ओम्स लॉ फॉलो करेगा। लेकिन सीधी बात है कि सेमीकंडक्टर डायोड फॉर श्योर नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े। अच्छा, वो which one of the following graphs correctly represents the current I and voltage V variation for a rectangular piece of semiconductor wafer? तो सेमीकंडक्टर है तो I भी ऐसा तो नहीं होगा, ये और ये हो ही नहीं सकता, या तो C या D होगा। ये तो सीधी बात है कि वोल्टेज के साथ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज के साथ करंट कम नहीं होगा, और एक ऐसा नहीं होगा कि जीरो वोल्टेज पे एक पहले से ही एक अल्टीमेट करंट की वैल्यू थी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी बिकम्स करेक्ट, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े। When the short circuit condition occurs, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस केस में सर्किट में क्या होता है, तो उस केस में सर्किट में करंट का जो होता है वो जीरो नहीं होगा, वो कांस्टेंट भी नहीं रहेगा, वो इंक्रीज होगा सब्सटेंशियली। और इसी शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन से अपने डिवाइस को बचाने के लिए, अपने अप्लायंस को बचाने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस सब्सटेंशियली। तो ये रहे आज के 30 एमसीक्यूज। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे इन स्कोरिंग, इन पर्टिकुलरली इन इलेक्ट्रिसिटी। आगे ट्यून रहिए, हम लोग और भी लेके आ रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, जिससे आप और अच्छा स्कोर कर सके कम टाइम रिवाइज करते हुए। थैंक यू एंड जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।